नमस्ते विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे अंग्रेज़ों की भू राजस्व नीति, जिसके तहत हमने पिछले वीडियो में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के बारे में अध्ययन किया था। अब हम इस वीडियो में दो और अन्य भू राजस्व की नीतियाँ जो अंग्रेज़ों द्वारा अपनाई गई, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विद्यार्थियों, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी। रैयतवाड़ी, जिसमें रैयत का अर्थ तो था किसान और वाड़ी का अर्थ था बंदोबस्त, इन दोनों शब्दों को मिलाकर रैयतवाड़ी शब्द बना, जिसमें रैयत का अर्थ किसान एवं वाड़ी का आशय प्रबंधन अर्थात किसानों के साथ प्रबंधन। दूसरे शब्दों में रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश कंपनी द्वारा प्रचलित एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें राज्य या सरकार किसानों के साथ प्रत्यक्ष तौर पर भू राजस्व का प्रबंध करती थी। यानी विद्यार्थियों, पिछली जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि किसान और सरकार के बीच में जमींदार वर्ग मध्यस्थता निभाता था लगान वसूल करने में, परंतु रैयतवाड़ी के व्यवस्था के अंतर्गत क्या किया गया कि जो ये बीच में मध्यस्थता निभा रहा था जमींदार वर्ग, इसको हटा दिया गया। अब किसानों और सरकार का सीधा संबंध स्थापित हो गया रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत। यानी कि सरकार अब किसानों से सीधे ही कर वसूल किसानों द्वारा अब सीधे ही सरकार को कर दिया जाता और बीच से जो जमींदार वर्ग था उसको हटा दिया गया। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था में मुख्य रूप से यही अंतर है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमींदार वर्ग को समाप्त कर किसानों को भूमि का मालिक बना दिया गया। अब देखिएगा, मद्रास, बंबई, आसाम एवं सिंध का क्षेत्र में यह व्यवस्था लागू की गई थी। अर्थात भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के कुल भूभाग के 51% भूमि पर यह व्यवस्था लागू थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत भारत का जो क्षेत्र आता था, भूभाग आता था, वो टोटल 51% भूभाग आता था। यानी कि 51% भूभाग पर यह रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। यह जो व्यवस्था लागू की गई, इस समय कर्नल रीड अंग्रेज अधिकारी था। अंग्रेज अधिकारी कौन था विद्यार्थियों? कर्नल रीड। और मुनरो और एलिफिस्टन उसके अधीनस्थ थे। इसके द्वारा ये व्यवस्था प्रारंभ की गई। यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो प्रारंभ की गई वह रीड, मुनरो व एल्फिस्टन के द्वारा प्रारंभ की गई। अब देखिएगा विद्यार्थियों कि भू राजस्व की इस व्यवस्था में सरकार ने रैयतों अर्थात किसानों से सीधा बंदोबस्त किया। अब रैयतों को भूमि के मालिकाना हक तथा कब्जादारी अधिकार दे दिए गए तथा वे सीधे या व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को लगान अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था ने किसानों के भू स्वामित्व की स्थापना की। इस प्रथा में जमींदारों के स्थान पर किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। इस प्रणाली के अंतर्गत रैयतों से अलग अलग समझौता कर लिया जाता था तथा भू राजस्व का निर्धारण वास्तविक उपज की मात्रा पर न करके
भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था। यानी विद्यार्थियों, जो ये रेतवाड़ी व्यवस्था थी, इसके अंतर्गत एक तो जमींदार वर्ग को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब किसानों से सरकार सीधा ही कर वसूल करने लगी। और इस व्यवस्था की दूसरी खास बात ये थी विद्यार्थियों कि इसमें जो भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था वह हर साल होने वाली वास्तविक उपज से न करके भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता। यानी कि जिस किसान के पास ज़्यादा भूमि होगी उसे ज़्यादा कर देना होगा, जिस किसान के पास कम भूमि होगी उसको कम कर देना होगा। यानी कि जो कर का जो निर्धारण किया गया उसका जो आधार माना गया वह उत्पादन को न मानकर उपज को माना गया, उत्पादन को न मानकर क्षेत्रफल को माना गया। अब देखिएगा विद्यार्थियों कि इस रेतवाड़ी व्यवस्था की क्या विशेषताएं थी। सबसे पहली विशेषता तो यह थी कि इस पद्धति में किसानों को भूमि का वास्तविक मालिक माना गया, जबकि पहले कौन थे? पिछले वीडियो में हमने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था पढ़ा था, उसमें जो भूमि का मालिक माना गया था वो जमींदारों को माना गया, और रेतवाड़ी व्यवस्था में उसके विपरीत भूमि का मालिक किसानों को माना गया। अब देखिएगा इसकी जो दूसरी विशेषता थी कि भूमि को क्रय विक्रय एवं गिरवी रखने की वस्तु बना दी गई। यानी कि मैंने बताया कि जो भू राजस्व का निर्धारण रेतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता था वो भूमि को आधार मानकर किया जाता था, न कि उत्पादन को आधार मानकर। इससे क्या हुआ कि भूमि जो थी वह क्रय विक्रय और गिरवी रखने की वस्तु बना दी गई। यानी किसान उत्पादन कम हो चाहे ज़्यादा हो उससे अंग्रेजों को कोई लेना देना नहीं था। उनको भूमि की माप के हिसाब से लगान चाहिए होता था, और जो किसान इसको नहीं दे पाता तो उसकी भूमि या तो बेच दी जाती या गिरवी रख ली जाती। इस व्यवस्था से क्या हुआ कि भूमि को क्रय विक्रय एवं गिरवी रखने की वस्तु बना दी गई। तीसरी विशेषता जो थी विद्यार्थियों रेतवाड़ी व्यवस्था की कि इस पद्धति में भू राजस्व का दर वैसे तो 1/3 होता था, लेकिन उसकी वास्तविक वसूली ज़्यादा थी। अगली जो विशेषता है, इस पद्धति में भू राजस्व का निर्धारण भूमि के उपज पर ना करके भूमि पर किया जाता था, जैसा मैंने पहले बताया। तो ये विद्यार्थियों रेतवाड़ी व्यवस्था की विशेषताएं थी। अब देखिए आगे कि सरकार द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने का मुख्य उद्देश्य बिचौलियों यानी कि जमींदारों के वर्ग को समाप्त करना था, क्योंकि पहले जो स्थायी बंदोबस्त में निश्चित राशि से अधिक वसूल की गई सारी रकम जमींदारों द्वारा हड़प ली जाती थी तथा सरकार की आय में कोई वृद्धि नहीं होती थी। यानी पहले जो विद्यार्थियों स्थायी बंदोबस्त के अंदर जमींदारों से एक स्थायी बंदोबस्त कर लिया जाता कि आप हमें इतना लगान आपको सालाना देना ही देना है सरकार को। परंतु इससे क्या होता था कि अब मान लो किसानों का उत्पादन जो है किसी वर्ष बहुत अधिक हो गया, परंतु उससे सरकार को कोई फायदा नहीं होता था, क्योंकि इनके पास तो जो लगान निश्चित थी जमींदारों से वही इनके पास आती। तो इससे फायदा किसको हो रहा था? जमींदारों को हो रहा था। इस कारण से
सरकार ने जमींदार वर्ग को समाप्त करना उचित समझा और एक नई व्यवस्था लेकर आए, रैयतवाड़ी व्यवस्था। देखिए, अतः आय में वृद्धि करने के लिए ही सरकार ने इस व्यवस्था को लागू किया, ताकि वह बिचौलियों द्वारा रखी जाने वाली राशि को खुद हड़प सके। दूसरे शब्दों में अगर कहे तो इस व्यवस्था द्वारा सरकार स्थायी बंदोबस्त के दोषों को दूर करना चाहती थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत 51% भूमि आई, मतलब भारत के ये लगभग 50 से 51% भूभाग पर इसको लागू किया गया। कंपनी के अधिकारी भी इस व्यवस्था को लागू करने के पक्ष में थे, क्योंकि उनका मानना था कि दक्षिण पश्चिम भारत में इतने बड़े जमींदार नहीं हैं कि उनसे स्थायी बंदोबस्त किया जा सके। इसलिए इन क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था ही सबसे उपयुक्त है। यानी कि जो कंपनी के अधिकारी थे उनका मानना था कि दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी जो भारत है उसके अंदर जमींदार वर्ग इतना सक्षम नहीं है। जब जमींदारी सक्षम नहीं होगा तो इनको लगान कौन देगा? इसलिए उन्होंने इन क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त के स्थान पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाना ही उपयुक्त समझा। आगे देखिए, हालांकि इस व्यवस्था के बारे में ये तर्क दिया गया कि यह व्यवस्था भारतीय कृषकों एवं भारतीय कृषि के अनुरूप है, किंतु वास्तविकता इससे बिल्कुल भिन्न थी। व्यावहारिक रूप में यह व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था से किसी भी प्रकार कम हानिकारक नहीं थी। इसने ग्रामीण समाज की सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा को समाप्त कर दिया तथा जमींदारों का स्थान स्वयं ब्रिटिश सरकार ने ले लिया। सरकार ने अधिक से अधिक राजस्व वसूलने के लिए मनमाने ढंग से भू राजस्व का निर्धारण किया तथा किसानों को बलपूर्वक खेत जोतने को बाध्य किया। यानी कि विद्यार्थियों, इतिहासकारों ने तर्क दिया कि स्थायी बंदोबस्त के बाद जो भू राजस्व की नीति अंग्रेज लेकर आए, रैयतवाड़ी व्यवस्था, यह भी स्थायी बंदोबस्त से कम हानिकारक नहीं थी, क्योंकि इससे एक तो जमींदार वर्ग समाप्त हो गया। पहले तो क्या था, जमींदार पर फिर भी किसानों को विश्वास होता था। अब सीधे ही ब्रिटिश सरकार ने जमींदारों को स्थान ले लिया, जिससे किसानों में असंतोष भी उत्पन्न हुआ। सरकार भी मनमाने ढंग से राजस्व वसूल करने लगी। इसलिए यह व्यवस्था भी स्थायी बंदोबस्त की भांति हानिकारक ही थी। अब देखिए विद्यार्थियों कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अन्य दोष भी थे। इस व्यवस्था के तहत किसान का भूमि पर तब तक ही स्वामित्व रहता था तब तक कि वह लगान की राशि सरकार को निश्चित समय के भीतर अदा करता रहे, अन्यथा उसे भूमि से बेदखल कर दिया जाता। तो इसकी सबसे बड़ी हानि यह थी। अधिकांश क्षेत्रों में लगान की दर अधिक थी, अतः प्राकृतिक विपदा या अन्य किसी प्रकार की कठिनाई आने पर किसान लगान अदा नहीं कर पाता था तथा उसे अपनी भूमि से हाथ धोना पड़ता था। इसके अलावा किसानों को लगान वसूलने वाले कर्मचारियों के दुर्व्यवहार का सामना भी करना पड़ता। यानी विद्यार्थियों, क्या होता था कि किसानों द्वारा लगान समय समय पर अंग्रेजों को दिया जाता, तब तक तो ठीक था, परंतु किसी कारणवश ऐसी कोई प्राकृतिक विपदा आ गई जिससे फसल अच्छी नहीं हुई, किसान लगान अदा नहीं कर पाया, तो अंग्रेज सरकार द्वारा उसे भूमि से बेदखल कर दिया जाता। और इसके अलावा जो लगान वसूल करने आते थे, क्योंकि अब ब्रिटिश सरकार
और किसानों से सीधा संपर्क स्थापित हो गया इस व्यवस्था के अंतर्गत, तो लगान वसूलने के लिए अब जमींदार वर्ग के स्थान पर सरकार के कर्मचारी आते थे, वह भी किसानों से क्या करते थे, दुर्व्यवहार करते थे। तो विद्यार्थियों, यह तो थी आपके रेतवाड़ी व्यवस्था जिसका हमने अध्ययन किया और इसके विशेषता और दोषों के बारे में जाना। अब हम अध्ययन करते हैं विद्यार्थियों महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में, यानी अंग्रेज सरकार द्वारा जो भू राजस्व की तीसरी व्यवस्था जो अपनाई गई वह थी महलवाड़ी व्यवस्था। तो हम देखते हैं महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी। देखिए, महलवाड़ी दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें महल का अर्थ है गांव, मोहल्ला, कस्बा और वाड़ी का आशय है प्रबंधन। अर्थात महलवाड़ी भू राजस्व के पद्धति में एक गांव को ही इकाई मानते हुए उसके साथ भू राजस्व का बंदोबस्त कर दिया जाता है। अब विद्यार्थी महलवाड़ी व्यवस्था के तहत क्या किया अंग्रेजों ने कि पूरे के पूरे गांव को एक इकाई माना है, यानी कि महल का अर्थ ही गांव या मोहल्ला या कस्बा है। तो इसके अंतर्गत पूरे के पूरे गांव को एक इकाई मानते हुए भू राजस्व का बंदोबस्त किया गया। इस पद्धति के तहत उस गांव को सामूहिक रूप में अर्थात अपना प्रदान के माध्यम से सरकार को अपना उपज का अंश देना पड़ता था। इस पद्धति के द्वारा पूरे गांव को जब एक इकाई माना गया तो उस गांव को जो लगान देना होता था वह सामूहिक रूप से अपने प्रदान के माध्यम से सरकार को लगान देना पड़ता था। यानी कि इससे किसानों का एक फायदा यह हुआ कि उसमें सामुदायिकता की भावना का विकास हुआ। यानी कि मान लो बहुत से किसान किसी वर्ष किसी गांव के अंदर 5 से 7 किसानों द्वारा लगान नहीं दिया गया, यानी कि उनकी फसल खराब हो गई, वह लगान देने के लिए सक्षम नहीं है, तो क्या होता था, अन्य ग्रामीणों द्वारा उन किसानों के लगान की पूर्ति कर अंग्रेज सरकार को सामूहिक रूप से लगान दिया जाता था। तो इससे यह फायदा होता था कि उन किसानों की भूमि से उनको बेदखल होने से वह किसान बच जाते थे और एक तरह से सभी मिलजुल कर इकट्ठा करके सरकार को देते थे, जिससे किसानों में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का भी विकास हुआ। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत के कुछ भागों में लॉर्ड वेलीजली द्वारा लागू व्यवस्था को महालवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। यानी कि यह व्यवस्था एक सीमित भाग पर लागू की गई, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत के कुछ भागों पर। महल का शाब्दिक अर्थ गांव के प्रतिनिधि अर्थात जमींदार या जिसके पास अधिक भूमि होती थी, अर्थात जमीनों के साथ सामूहिक रूप से लागू की गई व्यवस्था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि गांवों को एक महल माना जाता था। इसमें राजस्व जमा करने का काम मुकदम प्रधान, यानी कि जो गांव का मुखिया होता था उसको मुकदम या प्रधान बोलते थे, उसके माध्यम से सरकार को कर एकत्रित करके दिया जाता था। फिर क्या हुआ, समय के साथ साथ इसका राजस्व कर बढ़ा दिया जाता था। जैसे कि 1803-4 ईस्वी में इन प्रांतों से 188 लाख रुपए एकत्रित किए गए। आगे चलकर यही राजस्व कर 1817-18 ईस्वी में बढ़ाकर 297 लाख रुपए कर दिया गया। यानी कि अंग्रेज समय समय पर कर की दर बढ़ाते रहते, क्योंकि जब सामूहिक रूप से कर आता कि अंग्रेजों के पास,
तो उससे न तो अंग्रेज किसानों की भूमि हड़प पा रहे थे, न ही उनको ज़्यादा फायदा हो रहा था। तो इस कारण से इस व्यवस्था के तहत वो क्या करते, कर को बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनको पता था कि किसान जब सामूहिक रूप से दे रहे हैं तो ये कैसे भी करके हमें कर दे देंगे, इस कारण ये कर की दर को बढ़ा देते हैं। फिर क्या हुआ, लॉर्ड बेंटिंग के काल में भूमि की माप पुनः करवाकर भूमि कर उत्पाद का 1/3 से 1/2 भाग कर दिया गया। पहले जो कर की राशि थी वह उपज का 1/3 भाग थी, उसको घटाकर 1/2 भाग कर दिया गया तथा यह बंदोबस्त 30 वर्षों के लिए कर दिया गया था। इससे कंपनी की आय में तो वृद्धि हुई, लेकिन जमींदार तथा कृषक इस व्यवस्था से शोषित हो गए, क्योंकि सरकार द्वारा जमींदारों की जमीनें तो पहले ही छीन ली गई थी। अंग्रेजों द्वारा मांगे गए निश्चित राजस्व को जमा न कर पाने के कारण अंग्रेज उनकी संपत्ति को बेच देते थे। अब देखिएगा इस महलवाड़ी व्यवस्था के परिणाम या प्रभाव क्या हुए। इसका सबसे जो बड़ा परिणाम हुआ कि ग्रामीण जमींदार बर्बाद हो गए। एक पदाधिकारी द्वारा दिए गए विवरण से हम इसकी स्थिति का आकलन कर सकते हैं। यानी कि अंग्रेज पदाधिकारी था उस समय, उसने इस व्यवस्था के बारे में क्या वर्णन किया है यह हम देखते हैं कि जमा भू राजस्व की दर काफ़ी ऊंची है। ऐसे में माल गुजार राजस्वदाता अपनी स्थिति सुधारने की उम्मीद छोड़ चुके हैं और कर भाग को सहने में वे सक्षम नहीं हैं। वे बुरी तरह ऋण के बोझ तले दबे हुए हैं और बाकी के परिणाम स्वरूप अंततः 1830 के और 1840 के दशकों में उत्तर भारत में गरीबी, अकाल और मंदी के समय तबाही आई, जिसका विस्फोट 1857 ईस्वी की क्रांति या विद्रोह के रूप में हमें देखने को मिलता है। यानी विद्यार्थियों कुल मिला के ये तीनों ही पद्धतियों से कहीं ना कहीं अंग्रेजों को ही फायदा हुआ और किसान, पहले तो जमींदारों की ज़मीनें छीन ली गई, फिर किसानों की ज़मीनें छीन ली गई, जिससे किसान बुरी तरह ऋण के बोझ तले दबे हुए थे और उनकी स्थिति दिनों दिन बदतर होती जा रही थी। इसके कारण अंग्रेजों के प्रति किसानों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई और हमें आगे चलकर विभिन्न किसान आंदोलन देखने को मिलते हैं और 1857 के विद्रोह में भी हमें बहुत से विद्रोह किसानों द्वारा देखने को मिलते हैं और विद्रोहियों को किसानों के द्वारा भी समर्थन मिलता है, जिससे 1857 की क्रांति एक विकराल रूप ले लेती है और इसके बाद अंग्रेज सरकार को मजबूरीवश 1858 का अधिनियम लाना पड़ता है, जिसके तहत क्या किया गया कि भारत पर कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत पर अब ब्रिटेन की संसद का सीधा ही शासन स्थापित किया गया। तो विद्यार्थियों, इससे आप ये समझ रहे होंगे कि भारतीय जनता किसानों में भारी आक्रोश को देखते हुए अंग्रेजों ने 1858 का अधिनियम लाकर कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, क्योंकि कंपनी द्वारा मनमाने तरीके से राजस्व वसूल किया जाता, किसानों पर अत्याचार किए जाते। इस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1858 के अधिनियम के तहत समाप्त कर ब्रिटिश सरकार का शासन भारत के अंदर स्थापित किया गया। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।
तब तक के लिए धन्यवाद।